बिन सास का ससुराल। ये कहानी शुरू होती है कैलाश निवास से, जहां सुबह के 8 बजे सीता अपने दोनों देवरों को उठाने जाती है। विनीत, प्रेम, कब तक सोते रहोगे तुम दोनों? रात को लेट से आना और सुबह देर तक सोना। फैक्ट्री कब जाओगे? हाँ, 2 मिनट भाभी, आप भैया को चाय पिलाओ ना, अब तब तक उठ जाएगा। तुम्हारे भैया फैक्ट्री से लौट भी आए हैं। मैं उन्हें दूसरी चाय देने जा रही हूँ। अब उसके पहले कि उनका दिमाग गर्म हो, तुम दोनों बाहर आ जाओ। क्या भैया फैक्ट्री से लौट भी आए? हे भगवान। और 2 मिनट के अंदर अंदर तैयार होकर दोनों भाई बाहर खाने के टेबल पर पहुंच जाते हैं। आप 5 बजे ही फैक्ट्री का दौरा करके आ गए भैया, हमें बताया तो होता। रात के 3 बजे घर आने के बाद 5 बजे आंख खुल जाती तुम दोनों की। क्या विनीत, तू 3 बजे घर आया था? तो तू कौन सा 12 बजे घर आया था? मेरे बाद तो आया था तू। ज़्यादा तेज़ मत बना कर। ये बिस्किट खा, मैं चला फैक्ट्री। भाभी, मेरा नाश्ता हो गया। अपने देवर को घर से निकलता देख सीता फौरन रसोई से बाहर आती है। तुम दोनों की सजा एक तरफ और सुबह का नाश्ता एक तरफ। बिना खाए तो तुम दोनों को मैं यहाँ से जाने नहीं दूंगी। अभी देरी से आने के कारण तुम्हें भैया से डर लग रहा है। इस बात का डर नहीं लगता तुम्हें कि घर देर से पहुंचने पर भाभी को कितनी घबराहट होती होगी? आजकल कितने रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं। तुम दोनों में से किसी को खरोच भी आ जाती ना, तो उसके बाद भाभी का क्या हाल होता? भैया पर क्या बीती, सोचा है तुम दोनों ने कभी? भाभी, वो कुछ दोस्तों ने रोक लिया था, मुझे माफ़ कर दीजिए भाभी। ये तुम्हारी रोटी रोल बना दिया है मैंने। 5 मिनट में खाओ और फैक्ट्री के लिए जाओ। चलो। तुम लोग निकलो, मैं पीछे गाड़ी से आता हूँ। और ये थी कमला निवास की एक झलक, जहां सीता अपने पति और दोनों देवर के साथ रहती थी। रात को सभी फैक्ट्री से लौटते हैं और सीता सभी के लिए खाने की तैयारी करके रखती है। सुबह से तो मैं आपको कुछ कह नहीं पाई, लेकिन जिस हिसाब से ये दोनों बिगड़ रहे हैं ना, मुझे तो लगता है अब इनके पैरों में बेड़ियां डालने का वक्त आ गया है। आप ऐसा क्यों बोल रहे हो भाभी? आप तो हमारे लिए हमारी माँ समान हो। क्यों डालनी है बेड़ियाँ? क्योंकि मेरी अब उम्र ढल रही है और तुम दोनों की चढ़ रही है। मेरे डंडे से भी अब तुम दोनों समझने वाले नहीं हो। जब बीवी आकर कान मरोड़ेगी ना, तो अपने आप होश ठिकाने आ जाएंगे और रात को 3 बजे घर पर पहुंचने वाले लड़के 8 बजे तक घर में पहुंच जाएंगे। विनीत की शादी कर दो भाभी, इसे ऐसे भी शादी की बड़ी जल्दी है। कल लड़की वालों को बुला लिया है मैंने, तैयार रहिएगा देवर जी। और लड़की वालों के आने की बात सुनकर विनीत शर्माता हुआ अपने कमरे में चला जाता है। अगली सुबह लड़की वाले आते हैं और घर में सास को ना देखकर खुश हो जाते हैं। आपके घर में सास ससुर दोनों ही नहीं है, ऐसा कैसे? माफ़ कीजिएगा भाई साहब, इस बारे में तो इन्हें बात करना पसंद नहीं है। वो यादें उनके दिल के बहुत करीब है। बस अब यही है कि इस घर में न सास है न ससुर है। मेरे लिए मेरा जो भी है वो मेरे 2 देवर हैं और अब इनकी शादी करके मैं इस जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहती हूँ। अरे वाह मम्मी, ले देकर एक जिठानी है इस घर में और इतनी बड़ी संपत्ति। इस जिठानी को तो मैं जाती ही साइड कर दूंगी। तुम रिश्ते के लिए हाँ बोल दो। और घर में किसी बड़े बुजुर्ग को ना देखकर लड़की वाले फौरन रिश्ते के लिए हाँ कर देते हैं और देखते ही देखते विनीत की शादी हो जाती है। विनीत की शादी के 6 महीने बाद प्रेम अपनी भाभी के पास जाकर उनसे कहता है, मेरे और भैया में मुश्किल से 1 साल का ही फ़र्क है भाभी। 6 महीने तो उनकी शादी को हो गए हैं। अब आपको मेरी शादी की भी टेंशन हो रही होगी ना। मुझे भी तो बेड़ियों में बांधना है आपको, तो लगा दो हथकड़ी मेरे हाथों में भी। करवा दो मेरी शादी। पर भाभी को उसके लिए लड़की ढूंढनी पड़ेगी ना। तुम खुद ही कोई लड़की क्यों नहीं ढूंढ लेते भैया? बस यही सोचकर तो ढूंढ लिया। वही तेरे कॉलेज वाली जैस्मीन। बुला ले उसके परिवार वालों को, कल घर पर मिल लेती हूँ। पर अगर वो तेरे भैया को पसंद नहीं आई तो फिर मुझे मत कहना। हाँ? अरे भाभी, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। पता है ना मुझे, आप सब मैनेज कर लोगी। पागल है बिल्कुल। और प्रेम जैस्मिन के परिवार वालों को अपने घर बुला लेता है। इतना प्यारा परिवार, सब में इतना मेल जोल देखकर जैस्मिन के परिवार वाले तो गदगद हो जाते हैं। जब हमारी बेटी ने हमें प्रेम के बारे में बताया और उसके इतने बड़े अंपायर के बारे में, तो हम तो उसी वक्त हाँ कर सकते थे। पर मुझे अपनी बेटी को किसी ऊंचे मकान वाले के यहाँ नहीं, ऊंचे संस्कार वालों के यहाँ भेजना था। और आपके परिवार की एकता देखकर अब मैं समझ गया हूँ कि ऐसा क्या था प्रेम में जो मेरी बेटी को वो पसंद आ गया।
और जैस्मिन के परिवार वाले भी रिश्ते के लिए राजी हो जाते हैं और कमला निवास में एक और बहू आ जाती है। दरवाजे पर खड़ी नई बहू का स्वागत करने के लिए घर की सबसे बड़ी बहू सीता दरवाजे पर आती है। और आज मेरी आखिरी जिम्मेदारी भी पूरी हो गई, मेरे दूसरे बेटे की भी शादी कर दी मैंने। बेटा नहीं भाभी, देवर कहिए आप। अंतर है ना दोनों में। आप भले ही देवर जी को बेटा मानती हो, पर आसपास वाले लोगों को तो कन्फ्यूजन हो जाएगी ना। मेरे मायके वाले भी है यहाँ। देवर को बेटा बोलने में क्या दिक्कत है कृतिका? और भाभी ने हमें बेटे की तरह ही पाला है, कुछ भी बोलती हो तू। घर की नई बहू ने दहलीज पार भी नहीं की थी कि कृतिका की हरकतों में बदलाव दिखने लगा था। वैसे तो आज जेठानी मैं भी बनी हूँ, ये भी पहली बार, तो नए दुल्हा दुल्हन की आरती करने का मौका मुझे भी तो मिलना चाहिए, नहीं भाभी? हाँ कृतिका, बिल्कुल मिलना चाहिए। वैसे भी मैं तुम्हारे वक्त में ये नियम कर चुकी हूँ, तो इस बार ये नियम तुम कर लो। अभी तो ये बस शुरुआत है जेठानी जी, आप देखिए धीरे धीरे कैसे आपको हर जगह से रिप्लेस करती हूँ। शादी के बाद के सारे नियम कर दूल्हा दुल्हन अपने कमरे में चले जाते हैं। तभी वहाँ कृतिका जाकर जस्मीन से कहती है, सुबह हो सकता है भाभी के कहने पर मुझे तुम्हें उठाने आना पड़े, पर जैस्मिन तुम आराम से सोई रहना। मैं समझ सकती हूँ तुम थकी होगी ना। भाभी ना बुरी नहीं है, पर उन्हें कायदे कानून ज़्यादा ही पसंद है। एक बार बस वो तुम्हें उठाने को कहेगी, उसके बाद नहीं, तो तुम बिना प्रेशर के आराम से सो सकती हो, बाकी मैं देख लूँगी। थैंक यू भाभी, मेरा भी ज़रा देख लेना, मैं भी बड़ा थका हुआ हूँ, मेरी भी आँख नहीं खुलने वाली। अगली सुबह जैस्मीन अपनी पहली रसोई के लिए जैसे ही किचन में आती है, कृतिका उसकी मदद करने में लग जाती है। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मुझे इतनी अच्छी जेठानी मिलेगी भाभी। काश मैं भी ये बात कह पाती जस्मीन, पर वही बात है ना, जो दिखता है वो सच नहीं होता। भाभी के लिए देख लो, सबको लगता है वो सीता माँ है, पर अंदर से क्या है वो तो मैं ही जानती हूँ। और हम कर भी क्या सकते हैं, हमारे पतियों को नाम भर का हिस्सा दिया गया प्रॉपर्टी में, वो भी भैया भाभी कब ले ले पता नहीं, तो वो जो भी करे सहना तो पड़ेगा। क्या? मुझे तो इस बारे में कुछ भी नहीं बताया गया। अभी तुम नई नहीं हो ना जैस्मीन, धीरे धीरे सब समझ में आएगा। इसका मतलब प्रेम ने भी मुझसे झूठ बोला? अरे नहीं पगली, ये दोनों भाई अपने बड़े भाई को अपना भगवान मानते हैं। 10% क्या, अगर 1% भी ना दिया ना तो इन्हें तब भी बुरा नहीं लगेगा, दोनों खुश रह लेंगे। छोड़ो जैस्मिन, मुझे विश्वास है कि हम अपने प्यार से भैया भाभी को बदल देंगे। वैसे भी कभी माँ बाप क्या अपने बच्चों के साथ गलत करते हैं। और इस तरह धीरे धीरे कृतिका अपने ससुराल में अपना ढाल तैयार करना शुरू कर देती है। दिन बीतने लगते हैं और अब घर में शुरू हो जाती है नेहा की शादी की बात। क्यों नेहा, करनी है ना शादी? नहीं करनी तो बता दो। हाँ, कोई जोर जबरदस्ती थोड़ी ना करेगा तेरे से। ये लो एक और खर्चा आ गया, ये तो मैं होने नहीं दूंगी। दीदी की शादी में लगा पैसा हमारे हिस्से से ही कटेगा। इससे पहले ये बात और आगे बढ़े दांव फेंक देती हूँ। कितनी अच्छी बात है ना, इस घर में एक साथ दो दो खुशखबरी आने वाली है। यहाँ दीदी की शादी की बात चल रही है और वहाँ आप पापा बनने वाले हैं। और एक झूठ कहकर कृतिका सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लेती है और नेहा की शादी की बात से सभी का ध्यान हट जाता है। और 2 महीने बाद ही जैस्मिन को पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है। क्या हुआ जैस्मिन, किस फिक्र में हो तुम? किस फिक्र में होंगी भाभी? जिस बच्चे के पापा का खुद का कुछ नहीं है, उस बच्चे को कैसे लाऊं मैं इस दुनिया में? मुझे तो बहुत फिक्र हो रही है अपने बच्चे की। मुझे भी कुछ खास समझ में नहीं आ रहा। इस घर में भाभी के कहे बिना खाना नहीं बनता, ना उठ सकते, ना बैठ सकते, ना चल सकते हैं। वही सब कुछ बच्चे को भी झेलना पड़ेगा। तभी सीता कमरे में दूध का ग्लास लेकर आती है। अरे वाह, तुम दोनों साथ में ही हो। मुझे पता रहता तो तुम दोनों के लिए दूध ले आती। ये लो कृतिका, तुम दूध खत्म करो, तब तक मैं जैस्मिन के लिए भी ले आती हूँ। और बस कृतिका इसी मौके का फ़ायदा उठा लेती है और दूध पीने के बाद सीधा बाथरूम में जाकर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है। मेरा पेट, विनीत बचाओ, बहुत दर्द हो रहा है। कृतिका की आवाज़ सुनकर सभी भागते हुए कमरे में आते हैं। वहाँ कृतिका को दर्द से रोता हुआ देखकर विनीत भी फूट फूट कर रोने लगता है। मेरा बच्चा नहीं रहा विनीत, मेरा बच्चा नहीं रहा। ये सब कैसे हुआ भाभी अचानक? अभी तो आपने बस दूध पिया था और वो दूध तो भाभी लेकर आई थी। अच्छा हुआ मैंने दूध नहीं पिया,
ये सब आपने किया है ना भाभी? आप नहीं चाहती ना इस घर का खर्चा बढ़ाने के लिए कोई और आए? ये क्या कह रही हो तुम जैस्मिन? अब तुम एक बाप बनने वाले हो, अब तो हिस्सा मांग लो, वरना इस घर में तुम्हारे बच्चे की एक नौकर से ज्यादा हैसियत नहीं रहेगी। भाभी आप शांत हो जाइए, आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। तू तो बीच में मत ही बोल दे। हाँ, उसके बच्चे का सवाल है, वो तो बोलेगी ना। बहुत हो गया भैया, माँ ने ये प्रॉपर्टी आपके हवाले थोड़ी ना की थी, जो सब कुछ आप अपने नाम कर रहे हो। अरे तुमसे किसने कह दिया कि सब कुछ मेरे नाम है? तो कर दीजिए ना सब कुछ 50-50। पेपर्स बनवा कर लाओ, मैं कर देता हूँ साइन। और अगले ही दिन विनीत और प्रेम प्रॉपर्टी को आधा आधा करने के पेपर्स बनाकर ले आते हैं, जिस पर सुमेघ फौरन साइन कर देता है। इन सब चीज़ों से मेरी बहू के लिए प्यार नहीं बदल जाएगा। चलो जैस्मिन, मैं तुम्हारे पैर पर तेल लगा देती हूँ, और कल की पूजा भी रखवाई है मैंने कृतिका के बच्चे के लिए। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे और तुम्हारी गोद फिर से हरी हो जाए। सीता अपनी दोनों देवरानियों की सेवा करने में कोई कमी नहीं छोड़ रही थी। आखिरकार एक 5वें महीने की प्रेग्नेंट थी और दूसरी ने अपना बच्चा खोया था। सीता अपने घर पर सुख शांति की पूजा करवाती है, और पूजा के बाद ही इस बार सच में कृतिका गर्भवती रह जाती है। 1 साल बाद। बच्चा संभालना इतना मुश्किल है, क्या कहूँ। सुबह से देख रहा हूँ बार बार रो रहा है, तुम इसे चुप क्यों नहीं करवा रही हो? शायद इसे भूख लगी है। अरे पिलाया तो था दूध मैंने इसे, अब कितनी बार पिलाऊं। तभी बच्चे की रोने की आवाज़ सुनकर सीता वहाँ आती है। ला, इसे मुझे दे, मैं चुप करवा देती हूँ। जैसे ही सीता बच्चे को गोद में लेती है, वो चुप हो जाता है। मैं इसे अपने पास सुला लूँगी, तुम दोनों आराम से सो जाओ। जैस्मिन का बच्चा हो या कृतिका का, दोनों के बच्चों को सीता ही संभाल रही थी। अगली सुबह नाश्ते के टेबल पर सुमेघ नेहा की शादी की बात छेड़ देता है। अब तो तुम दोनों के बच्चे हो गए, अब तो ज़रा नेहा के लिए लड़के देखना शुरू करो। हाँ भैया, ये तो हमारे दिमाग से निकल गया था, मैं आज ही बात चलाता हूँ कहीं। आप भूल तो नहीं गए ना, आज मौसी जी आने वाली है। 11 बजे पहुंच जाएंगी वो, पर आज हमें मंदिर भी जाना है। एक काम करते हैं नेहा, मैं और तुम मंदिर चलते हैं, तुम्हारे भैया हमें छोड़ते हुए मौसी जी को लाने चले जाएंगे। नाश्ते के बाद सुमेघ सीता और नेहा को मंदिर छोड़ता हुआ अपनी मौसी को लाने निकल जाता है, और उनके निकलते ही उनके पीठ पीछे बैठ जाती है एक सभा। मुझे तो पता ही था यही होने वाला है। एक तो भैया ने अपने अकेले 50% ले रखे हैं, और आप दोनों भाइयों को मिलाकर कितना दिया? 25%। ये कोई बात हुई भला? ऊपर से नेहा दीदी की शादी का बोझ भी आप दोनों पर आता दिख रहा है मुझे। भाभी बिल्कुल सही कह रही हैं प्रेम, एक तो जेठानी जी का कोई बच्चा भी नहीं है, घूम फिर कर वो 2 लोग हैं, उनका खर्च ही कितना है, और हम दोनों का तो पूरा पूरा परिवार है। क्या ज़रूरत है उन्हें 50% प्रॉपर्टी अपने पास रखने की? और अगर सब बांटना ही है और दीदी हमारे हिस्से में ही आनी है, तो हमें 25% और मिलना चाहिए, फिर सबको बराबर बराबर मिलेगा ना। बिल्कुल ठीक कहा जैस्मिन तुमने, आने दो भैया को, आज इस बारे में बात कर ही लेते हैं। मंदिर से घर लौटकर सीता सभी को प्रसाद बांट रही थी, तभी प्रेम कहता है, भाभी, माँ कहा है हमने आपको, और हमारे पीठ पीछे हमें इतना बड़ा धोखा देने में दिल नहीं कांपा आपका, भाभी माँ। अरे क्या हुआ तुम्हें प्रेम, तुम अचानक ऐसे क्यों कह रहे हो? सही तो कह रहा है भाभी माँ, कहाँ हमने आपको अपनी माँ समान माना, पर हम भूल गए थे कि माँ कहलाने में और माँ होने में फ़र्क होता है। अपने सारा सुख लेकर अपने सारे बोझ हम दोनों भाइयों के सर पर डाल दिया। आपकी मर्जी के बिना इस घर में पत्ता तक नहीं हिलता। अगर आप हम दोनों की माँ बनी है तो फ़र्ज़ भी निभाइए उस तरह। आपका तो खुद का बच्चा भी नहीं है, तो किसके लिए संजो रहे हैं ये संपत्ति आप और भैया? और उसी वक्त सुमेघ की मौसी उसके साथ दरवाजे पर पहुंच जाती है और इस बात को सुन लेती है। क्या कहा तूने? उसका कोई बच्चा भी नहीं है? अच्छा वो मौसी जी आप आ गई, बिल्कुल सही सुना आपने। मैं तो परेशान हूँ, जिस दिन से भाभी की गोद में मैं अपने बच्चे को देने लगी हूँ ना, न जाने उसे क्या हो गया है, वो मेरे पास आते ही रोने लगता है। किसी ने सही कहा है, बांझन को अपना बच्चा देना ही नहीं चाहिए। ये हमारे बच्चे को क्या अपना मानेगी, जब इन्होंने अपनी ननद को अपना नहीं माना और हम दोनों भाइयों के सर उसकी शादी का बेड़ा दे दिया। ये सब क्या हो रहा है सुमेघ और सीता? कैसी जबान बोल रहे हैं ये चारों? क्या इन लोगों को पता नहीं कि तुम लोगों ने उनके लिए क्या क्या किया है? जिन लोगों को आंखों देखी पर भरोसा नहीं है, उन लोगों को मैं क्या बताता मौसी जी। तुम दोनों को क्या चाहिए? घर, प्रॉपर्टी ले लो, सब कुछ ले लो। मैं सीता और नेहा को लेकर इस घर से जा रहा हूँ। रुक जा सुमेघ,
जिस माँ बाप की संपत्ति की दुहाई दे रहे हैं ये दोनों, जानते हैं क्या उनके बारे में? तू विनीत 6 साल का था जब जीजाजी गुजर गए, और तू प्रेम तू तो 5 साल का था। जीजाजी को नशे की इतनी बुरी आदत थी कि उस नशे की लत में उन्होंने अपना सब कुछ बेच दिया। जीजाजी के जाने के बाद 2 महीने के अंदर अंदर दीदी भी गुजर गई, और उनके पीछे रह गया तो बहुत सारे कर्जदारों की गली और उनका लिया हुआ कर्जा। उस वक्त 15 साल का था सुमेघ। वो चाहता तो तुम तीनों को छोड़ सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया। उसने अपने छोटे तीनों भाई बहनों को अपनी जिम्मेदारी समझा और किसी से बिना मदद लिए दिन रात फैक्ट्री में काम कर कर के तुम तीनों का खर्चा चलाया। अपनी मेहनत से उसने पहले एक दुकान खड़ी की, फिर खुद का बिजनेस और फिर ये फैक्ट्री। शादी के बाद सीता ने अपना ऑपरेशन करवा लिया ताकि अपना बच्चा हो जाने के बाद कहीं तुम तीनों के प्यार में कमी ना आ जाए। और ऐसे भाई भाभी को कोस रहे हो तुम नालायको। ये सुनते ही सभी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो समझ जाते हैं कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहे थे। घर की दोनों बहुएं सीता के पैरों में गिर जाती हैं और अपने अपने बच्चों को उसके हाथ में सौंप देती है। सभी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और कमला निवास फिर से खुशहाल हो जाता है।